हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। हमारा टॉपिक है आज का ओरिजिन ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बारे में कई कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो कि कुछ है रिलीजियस कॉन्सेप्ट, एक था रिलीजियस कॉन्सेप्ट, एक थे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। हम देखते थे कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रेशनल और तार्किक नहीं थे। ये चीज़ें वैसे बताई गई थी कि गॉड गिफ्टेड है, इससे कोई चीज़ चेंज नहीं की जा सकती, जो चीज़ है वैसे ही थी। और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट थे जिनका कुछ आधार था, जिनका कहने का कोई अर्थ था, जिनका रेशनल थे, रीजनेबल थे। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में फिर 3 तरह के कॉन्सेप्ट आए: मोनिस्टिक, डुअलिस्टिक, बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट बेसिकली वो होते हैं, इस कॉन्सेप्ट का कहना यह है कि हमारी ओरिजिन का जो अर्थ है, ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो सिंगल बॉडी से हुई है। इसका मतलब यह है कि मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट का कहना यही था कि हमारी अर्थ की ओरिजिन जो हुई है वो सिंगल थिंग से हुई, सिंगल मैटर से हुई है, कि जो कि यूनिवर्स में पहले से ही प्रेजेंट था। डुअलिस्टिक थ्योरी का कहना था कि हमारी अर्थ का ओरिजिन 2 चीज़ों से हुई है, 2 मैटर से हुई है, 2 बॉडी से हुई, जो कि सुपरनेचुरली वहाँ पे पहले से ही थे। तीसरा क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट है बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट। इनका कहना था कि हमारे अर्थ की ओरिजिन 3 स्टार से हुई है। तो हम देखते हैं कि आगे सबसे पहले थीसिस आई थी हिस्ट्री में पहली बार इमैनुअल कांट की, जो कि 1755 में दी गई थी। इमैनुअल कांट एक फिलासफर थे, जर्मन फिलासफर थे। इन्होंने बताया सबसे पहले हिस्ट्री में सबसे फर्स्ट टाइम किसी ने अगर बात की ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, तो थे इमैनुअल कांट। इन्होंने बताया कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। इनकी हाइपोथेसिस को कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस पिक्चर में यहाँ मेंशन है कि हमारे अर्थ की ओरिजिन का स्टेज क्या था। स्टेज वाइज यहाँ पे मेंशन है फोटो में। सबसे पहले एक नेबुला था, नेबुला फिर सेकेंड स्टेज पे आया, थर्ड पे अलग हुआ, फिर फोर्थ में धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ती गई, और फाइनली हमारा सोलर सिस्टम और अर्थ एग्जिस्ट हुआ। कांट स्टेट द गैसियस हाइपोथेसिस टोटली बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। कांट की जो थ्योरी थी नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये टोटली बेस्ड थी साइंटिस्ट न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि इनकी हाइपोथेसिस के बारे में और जानते हैं। इनकी हाइपोथेसिस को जानने के लिए इन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें हमको एज्यूम करनी पड़ेगी कि सुपरनेचुरली ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें वहाँ पे पहले से प्रेजेंट थी। नेचुरली स्लोली रोटेटिंग गैस क्लाउड इज देयर। नेचुरली स्लोली रोटेटिंग नेबुला गैस को हम लोग नेबुला कहते हैं जनरली। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले से ही वहाँ पे गैस के नेबुला, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले से ही गैस के नेबुला वहाँ पे प्रेजेंट थे। और दूसरा इनका एजम्पशन था प्राइमोर्डियल हार्ड मटेरियल स्कैटर यूनिवर्स। हार्ड मटेरियल जो हैं यूनिवर्स में बिखरे हुए हैं पहले से ही। और तीसरा इनका कॉन्सेप्ट था देयर आर वेरी कोल्ड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। मैटर कंप्राइज्ड बिकम मोशनलेस, और जिसके कारण एक प्राइमोर्डियल सब्सटेंस जो थे वो जमना शुरू हो गए, जिनके कारण वो मोशनलेस हो गए। हम देखते हैं कि अगर जैसे वाटर है, अगर ये जम जाएगा, आइस के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसमें मूवमेंट होना बंद हो जाएगी। अगर मूवमेंट होगा तो पूरा एक साथ ही होगा। यही चीज़ें इन्होंने बताया कि यही एजम्पशन थे इनके 3, इनकी हाइपोथेसिस समझने के लिए। आगे हम देखते हैं कि इनकी हाइपोथेसिस थी क्या। इनकी हाइपोथेसिस हम समझते हैं, आके देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 2 बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर इन यूनिवर्स। वी हैव स्टडी अबाउट द ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं कि इनका न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या था। कि इनका कहना था कि अगर 2 थिंग इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स देन दे अट्रैक्ट ईच अदर इन एनी कंडीशन। कि इनका कहना ये था कि अगर 2 चीज़ें यूनिवर्स में हैं
तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे चाहे जिस कंडीशन में हो। अगर ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, इनका बेस्ड ही हाइपोथेसिस ग्रेविटेशन लॉ पे, ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन कोलिजन स्टार्टेड। जब अगर दो चीज़ें अगर आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं तो उनमें कोलिजन होगा। बेसिकली जनरली ये होता ही है कि इसमें कोलिजन होगा, जिसके कारण अगर हम देखते हैं कि अगर दो पत्थर अगर हम साथ में पकड़ते हैं और इनमें कोलिजन करते हैं तो कुछ उसमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण कुछ उसमें हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होती है तो कोई अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो गर्म बना देता है, और धीरे धीरे ये चीज़ें गर्म होती चली गई, इन्वायरमेंट बिकम हॉट। और हम देखते हैं कि क्या हुआ, अगर दो चीज़ें अगर आसपास का इन्वायरमेंट गर्म है तो एक हमेशा गर्म चीज़ें एक्सपेंड करना चाहती हैं। जैसा कि हम देखते हैं हमारे प्रेशर कुकर में वाटर रहता है, वाटर को हीट किया जाता है तो जनरली होता है कि उसमें गैस बनती है। गैस चलने के बाद जो हम लोग सीटी कहते हैं वो वेपर के फॉर्म में ऊपर निकलने लगती है। वही सेम थिंग यहाँ पे भी अकर हुई कि यहाँ पे एक्सपेंड करना चाह रही थी चीज़ें, जो थे सब्सटेंस वो एक्सपेंड करना चाह रहे थे, जिसके कारण वो आपस में मोशन करने लगे और रोटेटरी मोशन करने लगे। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये था कि रोटेटरी मोशन करने लगे, जिसके कारण लगातार हीट जनरेट होती गई और रोटेशन भी बढ़ता गया। जिस प्रकार से हीट जनरेट होती गई उसी टाइप से ये जो सब्सटेंस थे हॉट हो गए और ये घूमना शुरू कर दिए अपने एक्सिस पर ही। ये चीज़ें अपने एक्सिस पर ही रोटेट करना चालू कर दी इस डायरेक्शन में, कोई सी डायरेक्शन में। इंक्रीज इन स्पीड काज स्पिन ऑन एक्सिस, यही जो बताया आपको। और हम लोग जानते हैं कि बॉडी, अगर कोई बॉडी है रोटेटिंग बॉडी है तो सेंटीपीटल फोर्स एग्जर्ट करती है अपने सेंटर से एंड पॉइंट पर। जैसा कि हम देखते हैं अगर एक थ्रेड है, उसमें हम एक थ्रेड है उसमें हम अगर हम बांध देते हैं एक स्टोन को अगर हम घुमाते हैं तो देखते हैं कि थ्रेड स्ट्रेट हमेशा रहता है, क्योंकि इसमें एग्जर्ट होता है सेंटीपीटल फोर्स, और उस बॉडी से एग्जर्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेम थिंग यहाँ हुई। अगर गैस के जो गोले थे, नेबुला थे, वो रोटेट करने लगे अपने राउंड पोजीशन पर, और सेंटीपीटल फोर्स एग्जर्ट होने लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एग्जर्ट होने लगा। इनवर्ड फोर्स जो था वो था सेंट्रीफ्यूगल और था सेंटीपीटल फोर्स आउटवर्ड था। तो यहाँ हमने देखा कि सेंटीपीटल फोर्स जो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था एक्सीड कर गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड कर गया सेंटीपीटल फोर्स से, जिसके कारण चीज़ें अलग हो गई। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं स्टोन का, तो अगर हम इसको घुमाते हैं और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड कर जाता है तो चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो हमारा स्टोन यहाँ से टूटकर बाहर की ओर आउटवर्ड भागता है। सेम थिंग यहाँ पे हुई, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड कर गया तो चीज़ें इसमें से इरेगुलर शेप के रिंग जो थी वो बाहर निकलने लगी, उसमें से रिंग जो थी वो बाहर आने लगी। देखते हैं कि थोड़ी आगे नेबुला स्टार्टिंग रोटेटिंग फास्ट, जितना तेज से वही चीज़ जो ऊपर बताए कि जितनी चीज़ इंक्रीज साइज हो गया और इरेगुलर शेप में जो रिंग थे वो बाहर निकलने लगी। सेम प्रोसेस अगर विथ रिमेनिंग 9, जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं कि नेबुला स्टार्टिंग रोटेटिंग सो फार द इरेगुलर रिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मिडल पार्ट ऑफ नेबुला ने रोटेट करना शुरू कर दिया बहुत तेज़ी वेलोसिटी के साथ, उसमें से कुछ पार्ट जो थे उसके बाहर निकल आए। वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। और सेम प्रोसेस अगर विथ 9 रिमेनिंग अप टू 9 टाइम्स, सेम प्रोसेस हुई 9 बार तक, 9 टाइम्स दिस इज हैपन दैट्स द इरेगुलर रिंग्स सेपरेटेड फ्रॉम नेबुला। और इसका बचा हुआ जो पार्ट है, रेसिडुअल जो पार्ट था, वो बन गया आज का हमारा प्रेजेंट सन। टुडे सन इज द रेसिडुअल पार्ट ऑफ आवर गैसियस नेबुला। और हम देखते हैं कि बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सैटेलाइट कैसे बनी।
वही चीज़ जो चीज़ नेबुला के साथ हुई कि इससे बन गए सैटेलाइट रिंग निकल कर उससे रिंग सेपरेट होकर सैटेलाइट का फॉर्म कर लिए, और वही चीज़ें हुई इसके साथ। और जो प्लानट थे इसी सेम प्रोसेस हुई प्लानट के साथ, और प्लानट से भी कुछ पार्ट जिससे निकल कर बन गए सैटेलाइट जो कि कंसर्न प्लानट के चारों तरफ आज भी रिवॉल्व कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि इनकी थ्योरी के डिमेरिट्स क्या थे, इनकी क्या कमियां रह गई जो कि ये एक्सेप्ट नहीं की गई मॉडर्न डे के साइंटिस्टों के द्वारा। पर जैसे हम बता चुके हैं कि ये पहली कॉन्सेप्ट था, पहली थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, इसलिए इसका वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें पता चलती गई तो ये एक पूरी तरीके से फेल कर गई ये थ्योरी, कि क्योंकि डायनामिकली अनसाउंड थी, कोई भी इनका फिजिक्स के रूल के कोई मतलब कि जो रूल होते हैं फॉलो नहीं कर रहे थे। नॉन एक्सप्लेन सोर्स ऑफ प्राइमोर्डियल प्रीमोर्डियल मैटर को ये बता नहीं पाए चीज़ें कहाँ से आई, जो कि जो गैस के नेबुला और जो प्राइमोर्डियल मैटर थे इनका नहीं बता पाए कहाँ से चीज़ें ये आई। नॉट एक्सप्लेन सोर्स ऑफ एनर्जी काज मोशन से स्टार्टेड, नेबुला में जो मोशन स्टार्ट हुआ, नेबुला में जो रोटेट करना शुरू गया, रोटेट करने के लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। एनर्जी कहाँ से आई इसको ये सही वे में स्टार्ट नहीं कर पाए, सही वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और जो उन्होंने मोशन की बात की वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, क्योंकि हमें पता है कि मोशन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी चीज़ अपनी उसी कंडीशन में रहना चाहती है जिस कंडीशन में वो है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे आकर डिस्टर्ब ना करे। तो एक सेम चीज़ थी, अगर इसको हम रोटेट करना, अगर नेबुला रोटेट किया स्टार्ट करना, तो कहीं से बाहर से एनर्जी मिली होगी। अगर एनर्जी मिली हुई तो यही चीज़ ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एनर्जी आई कहाँ से। और आगे क्या कहते हैं देखिए, ओनली कोलिजन इज नॉट इनफ टू बिगिन रोटेटिव मोशन। ओनली जो कोलिजन था वो रोटेटिव मोशन करना शुरू कर दे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई। क्योंकि अगर हम दो स्टोन को आपस में अगर हम कोलाइड करते हैं, अगर हम दो स्टोन को आपस में कोलाइड करते हैं तो इसमें रोटेटिव मोशन तो करेगा किसी न किसी डायरेक्शन में, लेकिन रोटेटिव मोशन करना स्टार्ट कर दे ये पॉसिबल नहीं है केवल कोलिजन से। और इनका जो लॉ था कि जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता गया और स्पीड भी इसकी बढ़ती गई रोटेशन की, एक कंट्राडिक्टरी थी अगेंस्ट लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारा कहता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं mr² mv/r² कि जो है कि अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है तो ये एंगुलर मोमेंटम के लॉ को फॉलो करेगी। अगर साइज किसी चीज़ का बढ़ रहा है, यहाँ पे कि रेडियस है ये और ये वेलोसिटी है और मास है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और वेलोसिटी हम देखते हैं कि वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ बॉडी के। अगर हम देखते हैं कि किसी चीज़ का अगर रेडियस बढ़ रहा है तो उसकी साइज, अगर उसका रेडियस बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इन्होंने ऐसा कहा कि विद द टाइम ऑफ इंक्रीजिंग नेबुला वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजेस, जो कि अगेंस्ट ही लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो यहाँ पे समाप्त होता है गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। इनके हम मेरिट डिमेरिट्स के बारे में पढ़ लिए और आगे देखते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास ने क्या अपना हाइपोथेसिस दी थी ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।